तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन का भौतिक गुण। डाइऑक्सीजन हम लोग पढ़ रहे थे, अपना हमारा टॉपिक था डाइऑक्सीजन। इसका भौतिक गुण देखना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तक हम लोगों ने देख लिया था। स्वादहीन है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन। जल में अल्प विलेय है, बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय आप लोग O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे हैं इसका। अणु कक्षक आरेख, 16 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8, एक ऑक्सीजन में 8, तो 16 इलेक्ट्रॉन। और आप लोग को याद होगा ऐसे डायग्राम बनता है इसका। ये 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार, फिर यहाँ पे 2s ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 2, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4, 8 हो गया। फिर यहाँ पे सिग्मा पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz उसमें आते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गए। फिर 12, 13, 14, 15, 16, ये 8 इलेक्ट्रॉन हुए। 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई स्टार 2px और 2py में ऐसे अयुग्मित रहते हैं। आप लोग को याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने देखा है, तो उसको एक बार और फिर से जाकर के देख लेंगे। तो ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। फिर इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 16 पाया जाता है, 10,000 और ऑक्सीजन 17 1% और ऑक्सीजन 18 8% तक पाया जाता है। इसमें से जो ऑक्सीजन 18 ये कैसा होता है, रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट इसके रासायनिक गुण देखेंगे तो देखो सबसे पहला धातुओं के साथ क्रिया दिया है। ये धातुओं के साथ मैंने लिखा हुआ है। तो किसी भी धातु के साथ क्रिया करके ये ऑक्साइड बनाता है, धातु का ऑक्साइड। सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही अधातु के साथ क्रिया करके भी ऑक्साइड बनाता है। तो धातु से भी क्रिया करता है और अधातु से भी क्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, सल्फर के साथ क्रिया कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अधातु की क्रिया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप लोग और भी कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है किसी भी यौगिक के साथ ये कैसी क्रिया करेगा। तो देखो ये किसी भी यौगिक के साथ कैसी क्रिया करेगा ये देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक है एक, ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन वहां पे जुड़ जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो गया। फिर अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा प्लस ऊष्मा बाहर निकलेगी। ये ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। यही वाला रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधि में भी आप लोग पढ़े हैं ना। फिर HCl के साथ क्रिया, क्लोरीन को बाहर कर देगा, H2O बन जाएगा। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। किसी भी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण कर देगा मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा। जैसे मेथेन का दहन करा रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मेथेनॉल बन रहा है। मेथेन का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो मेथेनॉल बन रहा है। वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन है ना। एसिटिलीन का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बाहर निकल रही है, दहन हो रही है ना। ऑक्सीकरण मतलब दहन एक तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऊष्मा बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के यौगिक में ऑक्साइड हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर है ऑक्साइड फॉर्म करता है ये। तो ऑक्साइड कितने प्रकार के फॉर्म करेगा ये, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये ऑक्साइड बनाता है धातु के साथ धात्विक ऑक्साइड और अधातु के साथ अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्साइड कितने प्रकार के बना सकता है, सामान्य ऑक्साइड, बहु ऑक्साइड, सब ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड जो जनरली ये बनाता है, जैसे वाटर का ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड जो आप लोग को वेल नोन है, आप लोग हमेशा सुनते आए हैं। फिर बहु ऑक्साइड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, ऐसे जैसे सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है पोटेशियम का, रुबिडियम ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये सब अधिक है ऑक्सीजन की मात्रा, इसलिए इनको बहु ऑक्साइड कह रहे हैं ना। ठीक, नेक्स्ट है सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड C3O2 या N2O, सब ऑक्साइड है ये। फिर नेक्स्ट है मिश्रित ऑक्साइड PB3O। और मिश्रित ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एक से अधिक प्रकार के ऑक्साइड वहां पे मिक्स होंगे। जैसे यहाँ पे PB3O4 में रेड लेड है, ये क्या क्या है, PbO और PbO2 दोनों मिक्स है। वैसे यहाँ पे Fe3O4 में FeO और Fe2O3 इन दोनों का मिक्सचर है ये, तो ये मिश्रित ऑक्साइड हो गए। अब ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय ऑक्साइड हो सकते हैं, अम्लीय, या प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं ये भी बोल सकते हैं।
पहले तो हमने ऑक्साइड के कितने प्रकार पढ़ा, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के ऑक्साइड। तो क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और उभयधर्मी प्रकृति के। क्षारीय मतलब जिनको पानी में घोलोगे, वाटर में घोलोगे तो क्या होगा, क्षार बनेगा। तो जैसे सोडियम का ऑक्साइड, किसी भी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा ना। तो सोडियम का एक धातु है, सोडियम का ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय। कैसे पता करेंगे, वाटर में घोलेंगे तो क्या बनेगा, NaOH, 2NaOH यहाँ कर दो। NaOH क्या है, क्षार है, मतलब ये ऑक्साइड कैसा था, क्षारीय था। कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में घोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस लिखा है ना मैंने। तो कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम एक धातु है, कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि इसके पानी में घोलने से क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी बन रहा है, क्षार होता है जो। अब अधातुओं के ऑक्साइड देखो कैसे प्रकृति के होंगे। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। धातु के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय। तो कौन है अधातु का ऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पानी में घोल के देखो क्या बनता है, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बन रहा है। फिर SO3H2O, H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बना है ना, सल्फ्यूरस अम्ल बन रहा है। तो जब भी इसको हम लोग वाटर में घोलेंगे तो इससे कोई अम्ल बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय ऑक्साइड बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है उदासीन ऑक्साइड, जो ना तो अम्ल बनाए और ना तो क्षार बनाए, उसको अम्लीय ऑक्साइड। जैसे N2O, NO, CO, H2O, ये सब क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। ना तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ना तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब ये क्षारीय प्रकृति भी शो करेंगे और अम्लीय प्रकृति भी शो करेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, उभयधर्मी। जैसे जिंक का ऑक्साइड, ये उभयधर्मी है, NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है और HCl और H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करता है। तो ये अम्लीय उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। तो इतना था ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों ने देखा, और फिर ऑक्साइड्स के बारे में देखा। नेक्स्ट ऑक्सीजन का ही एक तीसरा कंपाउंड है ओजोन, O3, सबको ही जानते हैं। पर्यावरण में 20 किलोमीटर ऊपर, वायुमंडल में 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन की परत पाई जाती है। सबसे पहले इसका किसने अध्ययन किया, इसके बारे में या इसकी आइडेंटिफिकेशन किसने किया था, वान मार्क्स ने 1758 में। उनको एक स्मेल आई थी ऑक्सीजन के से कुछ कंपाउंड बना था, तो लेकिन वो पहचान नहीं पाए थे, ना तो उसका नाम रखे थे। फिर नेक्स्ट 1840 में फिर से इसकी आइडेंटिफाई हुई, और इसमें जो बहुत ज्यादा स्मेल आती है, सड़े हुए मछली की गंध जैसी आती है, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो स्मेल आती है उसके आधार पे इसका नाम क्या रखे, ओजोन, क्योंकि ओजो मतलब होता है स्मेल, दुर्गंध, है ना। तो ओजोन इसका नाम रखिए। और इसका फॉर्मूला कौन बताया, सोरेट ने 1866 में बताया। नेक्स्ट है ऑकेरेंस, कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग सब जानते हो, वायुमंडल में 20 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। 20 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन गैस रहती है, उस पे पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, पराबैंगनी किरणें, और पराबैंगनी किरणों के पड़ने से ये क्या बन जाता है, ओजोन में बदल जाता है, ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाता है। ठीक है, तो मतलब ये ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है ना, ओजोन, कुल मिलाकर के। प्रिपरेशन देखो कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो एक ओजोनाइजर लेंगे, ओजोनाइजर किसको कहेंगे, जिसमें आप ओजोन बनाएंगे उसको ओजोनाइजर कहेंगे, उस पात्र को ना। ऑक्सीजन लेंगे, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे, और टेम्परेचर, यहाँ पे विद्युत करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो, हाई वोल्टेज करंट फ्लो करेंगे, हाई वोल्टेज। उससे क्या होगा, ये विघटन होगा इसका ऑक्सीजन का, और ये विघटित होकर के ओजोन में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे O2 था, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ये O2 है, अब ये O3 में बदल रहा है, तो अब ये क्या हो गया, O3। ठीक, एक और बना देती हूँ यहाँ। तो देखो ये पहले इतना आयतन घेर रहा था, अभी कम आयतन घेर रहा है कि नहीं, क्योंकि O2 था, अब ये O3 में बदल गया, मतलब अणु पास पास आ गए ना। पहले 2-2 अणु पास थे, अब 3-3 अणु पास पास आ गए हैं। तो ये O3 में बदल गया, तो इसका आयतन क्या होते जाता है, कम होते जाता है अभिक्रिया के दौरान। तो हम लोग को रिएक्शन में प्रेशर कैसा रखना पड़ता है, हाई प्रेशर रखना पड़ता है और हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो इसमें रिएक्शन का प्रेशर कैसा होगा, हाई, और टेम्परेचर कैसा होगा, हाई, ताकि वो वॉल्यूम को मेंटेन रखे ना। यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम को मेंटेन रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊष्माशोषी क्रिया है। एक ऐसे इस टाइप का सीमेंट का ओजोनाइजर उसको बोलते हैं, इस टाइप की नली रहती है, यू टाइप के शेप की, इधर कैथोड और एनोड लगा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट से इसका कनेक्शन किया रहता है। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस फ्लो करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से जाता है, करंट यहाँ पे आता है, करंट के कारण ऑक्सीजन विघटित होता है, और विघटित होकर के
सॉरी ऐसे पैक कर देते हैं, ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, O3 में बदल जाता है, ओजोन में बदल जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ऐसा होता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा दिखाई देता है ओजोन, तो नीले रंग का, हल्के नीले रंग का गैस होता है, इनसॉल्युबल, वाटर में बिल्कुल भी विलय नहीं होता है, वाटर में अविलय होता है, अविलय, जल में अविलय, लेकिन कहाँ पे घुलता है, सॉल्युबल इन केरोसिन ऑयल और CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और तारपीन के तेल में ये घुल जाता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं घुलता है। ठीक है, लिक्विड ओजोन क्या होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कोई भी अगर कुछ पूछेगा क्वेश्चन, जैसे ऑक्सीजन भी आप लोगों ने देखा कि अनुचुंबकीय होता है, वैसे ही ओजोन भी अनुचुंबकीय होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। सबसे पहला अपघटन, अगर इसको गर्म करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, तो ये फिर से गर्म होकर के फिर से किसमें विघटित हो जाएगा, डाइऑक्सीजन में वापस। अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे प्लेटिनम ब्लैक, क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का, तो ये वाला रिएक्शन और जल्दी होता है, फास्ट होता है। ऐसे भी विघटित होगा, लेकिन अगर प्लेटिनम यूज करोगे तो और जल्दी विघटित हो जाएगा। अब देखो इसमें ना ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और ओजोन में ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होता है, ओजोन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, थर्मोडाइन उष्मागतिकीय रूप से वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकरण गुण क्या है, ये फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक ऑक्सीकारक। अच्छा ये छूट गया, ये मैंने नहीं बताया, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है O3 से, क्यों, देखो O3 ये, ठीक है, और O2, मैं नीचे O2 बना रही हूं, O2, तो यहाँ पे 3 O2 के अणु थे, 1 2 3, और यहाँ पे कितने बनाती हूं मैं, 2 ओजोन बनाती हूँ, 2 ओजोन के अणु बन रहे हैं, है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है, तो एक तो इसको और क्या चाहिए रहता है बनने के लिए, ऊष्मा, यहाँ पे हम लोग देखे हैं। तो ऑक्सीजन से जब ओजोन बन रहा है तो ऊष्मा चाहिए होता है, और यहाँ पे जो एंट्रोपी है, देखो यहाँ पे 2 अणु आपस में जुड़े हैं, यहाँ पे 3 अणु आपस में जुड़े हैं, मतलब अणु क्या हो गए, पास आ गए। और एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था, अणुओं को दूर जाना है, अव्यवस्थित होना है। तो जितना ज्यादा एंट्रोपी होता है उतना ज्यादा वो रिएक्शन स्वतः परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है। जबकि इससे अगर इसमें बदले, वापस आए ऑक्सीजन में, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है एंट्रोपी। तो डेलेस कैसा होगा, पॉजिटिव, और डेलेस पॉजिटिव होगा मतलब कि अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी। डेलेस पॉजिटिव है मतलब अभिक्रिया क्या होगी, ये वाली अभिक्रिया, इधर से इधर आने वाली अभिक्रिया खुद से होगी, या तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, और उसके अलावा इधर जा रहे हैं तो उष्मा ले रहा है, मतलब डेलेच कैसा है, पॉजिटिव, जबकि इधर आ रहे हैं तो डेलेच कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि उष्मा बाहर निकल रही है, और डेलेच नेगेटिव है मतलब ये अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट ऑक्सीकारक गुण में हम लोग आए थे कि फ्लोरीन के बाद ये सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है ऑक्सीजन। ओजोन क्यों, क्योंकि ओजोन जैसे ही विघटित होता है O2 बनाता है और एक नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फिर क्या होगा, कोई भी पदार्थ ले लो, उस पदार्थ से ये नवजात ऑक्सीजन, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय है ना, तुरंत उससे जुड़ जाएगा, और उस पदार्थ, किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो पदार्थ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये इस तरह से ऑक्सीकरण बिहेवियर शो करता है। अब इसका ऑक्सीकरण बिहेवियर अलग अलग माध्यम में भी हो सकता है, जैसे अम्लीय माध्यम में भी अम्लीय माध्यम में भी ऑक्सीकरण बिहेवियर शो करता है। अम्लीय माध्यम ये रहा, अम्ल, H+ यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, HCl, H2SO4, HNO3, कोई भी अम्लीय माध्यम ना, तो H+ लिख दिया है मैंने अम्ल लिखने की जगह। तो ओजोन H+ की प्रेजेंस में लेंगे, H2O बनेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ये ऑक्सीजन फिर किसी पदार्थ से जुड़ के उस पदार्थ का ऑक्सीकरण करेगा। उदासीन माध्यम मतलब जल में ले लो, जल के साथ ओजोन ले लो, मतलब जिस भी पदार्थ का आपको ऑक्सीकरण कराना है उसको पानी में घोल दो, ठीक है। फिर ओजोन से क्रिया करेगा, OH- बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ये ऑक्सीजन उस पदार्थ से क्रिया करके उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देगा, जिस भी पदार्थ से आपको क्रिया करानी है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एक, तो जैसे लेड सल्फाइड एक काले रंग का होता है, ये काले रंग का होता है, और ये कैसा होता है, सफेद। तो ये काले लेड सल्फाइड को कैसा कर देता है, सफेद लेड सल्फेट में बदल देता है। ये लेड सल्फाइड है और ये लेड सल्फेट है। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन सा ले लो, ये यहाँ पे ऊपर में लिखो O3 विल गिव्स O2 + O, यहाँ पे 4 कर दो, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन यहाँ आ गया और लेड सल्फाइड से क्रिया करके PbSO4 बना दिया। दोनों रिएक्शन को एक साथ अगर जोड़ के लिखेंगे तो PbSO3
ये वाले ऑक्सीजन ये वाला कैंसिल हो गया और पी लेड सल्फेट यहाँ पे होगा, लेड सल्फेट प्लस 4O2, ये सफेद हो गया और ये कैसा था, काला था। ठीक, वैसे यहाँ पे H2S के साथ O3 की क्रिया कराए, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, O3 विल गिव्स O2 प्लस O, फिर H2S प्लस O विल गिव्स H2O प्लस S, ऐसे एक साथ। अब दोनों को जोड़ दो तो देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा O3 प्लस H2S विल गिव्स H2O प्लस सल्फर प्लस ये वाला ऑक्सीजन। सेम हो गया कि नहीं रिएक्शन? तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे में खुद से बन जाएगा ये। फिर वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बदल देगा और आयोडीन का क्या हो जाएगा, आयोडीन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो आयोडीन बाहर निकल गया, पोटेशियम अलग हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। सेम यहाँ पे किसी भी हैलोजन लिए हैं यहाँ पे ना, HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो या HF ले सकते हो, तो इनका ऑक्सीकरण कर देगा और हैलोजन को क्या कर देगा, अलग। देखो F2 यहाँ पे अगर HF लेते तो F2 बाहर निकलता, HBr लेते तो Br2 बाहर निकलता, HCl लेते तो Cl2 बाहर निकलता, तो उनको अलग कर देगा हैलोजन को। फेरस सल्फेट लिए हैं यहाँ पे, फेरस सल्फेट को किसमें बदल रहा है, फेरिक सल्फेट में। फेरस सल्फेट, सल्फेट में -2 होता है तो फिर आयरन में कितना आएगा, +2। यहाँ पे सल्फेट में ये SO4 होल थ्राइस है ना, -2 होता है, 3 सल्फर हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, -6। यहाँ पे 2 आयरन है तो एक आयरन पे कितना आएगा, +3, एक आयरन पे ना +3, 2 आयरन पे कितना हो जाएगा, +6। तो देखो +2 से +3 मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण ही तो हुआ ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे फिर से ये ऑक्सीकरण करने का काम किया, +2 से किस में आया, +3 में आया, तो ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, किसके कारण, ओजोन के कारण। नेक्स्ट है फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण कर रही है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन लिया है मैंने, 10 ओजोन लिया है। फॉस्फोरस और अम्लीय माध्यम, सॉरी उदासीन माध्यम में कर रहे हैं, यहाँ पे H3PO4 बन रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो 0 है, फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में किसी भी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ पे कितना हो गया इसका ऑक्सीकरण संख्या, +5, तो 0 से 5 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। सेम यहाँ सल्फर, सल्फर यहाँ पे 0 में है क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है ये, और यहाँ पे H2SO4 में आ गया, +6 में आ गया, तो 0 से +6 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ओजोन के कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट एक रिएक्शन है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, इसको पूछता भी है ऐसे जेई वगैरह में, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। अब इसमें क्या होता है ना, आप लोग जानते हो मर्क्यूरी कैसे रहता है, ऐसे है ना, आप देखे होगे पारा में, हाथ में भी आप उसको रखोगे तो ऐसे गोला बना लेता है, ड्रॉप ना, पृष्ठ तनाव के कारण वो ड्रॉप बना लेता है। तो और चिपकता नहीं है कांच से कभी भी, आप पारा देखे हो ना थर्मामीटर में कैसे ऊपर नीचे आता है, लेकिन कांच से चिपकता नहीं है, जैसे पानी कांच में चिपक जाता है वैसे ये नहीं चिपकता है। लेकिन अगर इसमें आप ओजोन मिला दोगे तो ये मरकरी ऐसे ये टूट जाएगा, ये विघटित हो जाएगा, ऐसे गोला नहीं रह जाएगा, ऐसे विघटित हो जाएगा और कांच से जाके चिपकने लगेगा, कांच में बहने लगेगा, उसकी दीवार से चिपकने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्रिया करते हैं तो ये इसका ऑक्सीकरण कर देता है और ये मरकरी से मरकरी ऑक्साइड में बदल जाता है, और ये मरकरी ऑक्साइड ओजोन क्या होता है, इसको फैल जाता है, ये फिर वैसे नहीं रह जाता जैसा पहले था पृष्ठ तनाव के कारण, और कांच से चिपक के बहने लगता है, इसी को टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। अपचायक गुण, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें ऑक्सीकारक गुण होता है, अब दूसरा इसमें अपचायक गुण भी होता है, तो ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि ओजोन ऑक्सीकारक के जैसा भी व्यवहार करता है और अपचायक के जैसा भी। अब देखो कैसे अपचायक के जैसा व्यवहार करेगा, तो पानी लेंगे और ओजोन लेंगे, ठीक है, साथ में यहां से ऑक्सीजन को ये खींच लेगा, निकाल लेगा। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। हो गया अपचयन, हाइड्रोजन अलग हो गया और 2O2 बाहर, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 1 4 2O2 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। या फिर H2O2 ले लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो और ऑक्सीजन ले लो, यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल लेगा, एक ऑक्सीजन H2O और यहाँ पे 2O2, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। सेम सिल्वर ऑक्साइड ले लो, ये ऑक्सीजन को अपनी ओर ले लेगा और सिल्वर को अलग कर देगा, तो सिल्वर का क्या हो गया, अपचयन, ऑक्सीजन इसने ले लिया, तो अपचायक के जैसा भी व्यवहार करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी आते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लेंगे जिसमें कोई भी एल्कीन लेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन। यहाँ पे भी मैंने एक एल्कीन लिया हुआ है, RCH डबल बॉन्ड CH2। जब भी इनके रिएक्शन ओजोन से कराओगे ना, तो ये वाला एक बॉन्ड को तोड़ना है आपको, CH2 CH2, एक बॉन्ड को तोड़े, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ओह सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन और ये ऐसे, ये नहीं है ना, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड बना लेता है,
तो ये भी ओजोनाइड बन गया है ये वाले रिएक्शन के हिसाब से। अब इस ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O जल की क्रिया करा दो, जल अपघटन करा दो। तो जल अपघटन करा देंगे तो क्या होगा ना, यहां से ये वाला बॉन्ड, यहां से ये वाला बॉन्ड और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड, ये ठीक है ऐसे ही रहेगा। तो यहां से ये वाला, यहां से ये वाला, और ये जिंक एक ये, हाँ यहां से भी ये वाला ब्रेक कर दो। ठीक है, तो अब देखो ब्रेक कर दिए तो क्या हुआ, ये पूरा पार्ट एक साथ आ गया, क्या बना, RCHO, RCHO प्लस, और क्या एक साथ आ गया, ये एक साथ आ गया। तो ये क्या बना, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, HCH हो गया, और एक ऑक्सीजन O, और ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, H2O के साथ, तो बना H2O2। तो एल्डिहाइड बनता है, देखो ये दोनों एल्डिहाइड है कि नहीं, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड बनता है। क्लियर है? सेम वैसे ही इसमें होगा, देखो कहां कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां से बॉन्ड, यहां से कर दो इसको, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, H2O, तो ये H2O2 हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, HCHO, HCHO एक फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे भी क्या बचा, HCHO दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। तो बस ऐसे ही करना है आपको जब भी ओजोनाइज, एकदम इजी रिएक्शन है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। 2 अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। आप जानते हो ऑक्सीजन के पास उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देती हूँ। दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पे तीसरा। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको अष्टक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। अब इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर रह गए और इसके पास भी 2 लोन पेयर रह गए। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा, और इसका 2 लोन पेयर, ये अपना 1 लोन पेयर इसको दे देगा। तो अब इसके पास कितने हो गए, 6 पहले से थे और 2 ये मिल गया, तो ये कितना हो गया, 8। उप सहसंयोजक बंध तो आप लोग पढ़े हैं ना। ठीक, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाले के साथ डबल बॉन्ड और इधर वाले को लोन पेयर दे दे, तो ये संरचना बदलते रहती है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसकी संरचना कैसी हो जाती है, एंगुलर, कोणीय, उल्टे भी टाइप की संरचना, कोणीय, लेकिन बॉन्ड एंगल कैसा रहता है, 116.8 डिग्री का, और बंध लंबाई कितनी होती है, बंध कोण 116.8 और बंध लंबाई 1.28 एंगस्ट्रॉम का होता है। यहाँ पे तो 2 प्रकार की अनुनादी संरचनाओं में पाया जा सकता है। और इसका जो उपयोग है वो कैसा है, ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्यों, क्योंकि देखो किसी भी पदार्थ के साथ इसको रखते हैं, ओजोन को, तो ये उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है, और जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पदार्थ के को क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है ना, और O2 क्या करता है, रिलीज करता है, तो पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये पदार्थ कैसा हो जाएगा, रंगहीन। यहाँ पे इसको लिख देते हैं रंगीन। अब इस रंगहीन पदार्थ को वापस रंगीन करना है तो फिर से ऑक्सीजन जोड़ेंगे ना, तब ये फिर से रंगीन हो जाएगा। अभी कैसा हो गया है ये रंगहीन, तो ब्लीचिंग एजेंट के जैसा काम करता है, रंग उड़ाने का काम करता है। तो इतना था ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा एलिमेंट सल्फर। सल्फर के बहुत सारे रूप हैं, इसके कई सारे अपर रूप हैं, तो उन अपर रूप के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स, अपर रूप सल्फर के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सबसे पहला रोम्बिक सल्फर, सबसे ज्यादा स्टेबल है रोम्बिक सल्फर, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, येलो कलर का होता है, परमाणुकता 8 होती है। परमाणुकता 8 मतलब S8 के रूप में पाया जाएगा ना। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलय करके इसके क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। रोम्बिक सल्फर, देखो ये रोम्बिक सल्फर मैंने बनाया है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, और ये रोम्बिक सल्फर को 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक गर्म करेंगे तो ये इसमें बदल जा रहा है, ये मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक। अच्छा, रोम्बिक सल्फर, इसी को अल्फा सल्फर भी बोलेंगे ना, तो ये अल्फा सल्फर, और ये मोनोक्लिनिक में बदल जा रहा है, इसको बीटा सल्फर बोलेंगे। तो एक प्रकार का सल्फर कैसा होता है, ऐसा दिखता है। दूसरा सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर जो ऐसा दिखता है वो क्या है, रोम्बिक को पिघला के बनेगा, मैंने लिखा है 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करेंगे तो मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा, और इसको वापस से ठंडा कर देंगे, 96 से नीचे ले जाएंगे तो वो फिर से रोम्बिक में बदल जाएगा।
तो रोम्बिक सल्फर को पिघलाते हैं, ये वाले अल्फा सल्फर को पिघलाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, वो बीटा में। कितने टेम्परेचर तक पिघलाना है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड, या कैल्विन में क्या बोलेंगे, 369 कैल्विन, या लिखो 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रंगहीन होता है, परमाणुकता इसकी भी 8 होती है, S8, ये भी 8 ही होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक सल्फर, इसको गामा सल्फर भी बोलेंगे, प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर। कैसा होता है प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर, अक्रिस्टलीय रूप है। ये दोनों क्रिस्टलीय रूप था ना, ये क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय है। गलित सल्फर को ठंडे जल में उड़ेल कर बनाया जाता है। पहले सल्फर को पिघला दो और उसके बाद उसको, जैसे ये मैंने टेस्ट ट्यूब में सल्फर को पिघला दिया और यहाँ पानी रखा है, पानी में इसको गिराते जाते हैं। तो गिराने से ना पानी में वो ऐसे इस टाइप का मुड़ते हुए वलयकार बनाते जाता है, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ सल्फर। मिल्क ऑफ सल्फर जैसे मिल्क ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, यहाँ पे बुझा हुआ चूना लिया है मैंने, उसमें सल्फर को डालना है तो कैल्शियम पेंटासल्फाइड बनेगा और यहाँ पे CaH2O3 बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा। जब इन दोनों को फिर से अम्ल में घोलेंगे, किसी HCl में घोलेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और सल्फर बाहर निकलेगा। 12 सल्फर यहाँ पे मैंने लिखा है, सल्फर बाहर निकलेगा। ये सल्फर कैसा होगा, दूधिया दिखाई देगा, चूने का पानी के जैसा जो दिखता है ना वैसा दिखाई देगा, तो इसको हम लोग दूधिया सल्फर बोलेंगे। इसका यूज जो होता है वो दवा वगैरह बनाने में, ड्रग्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं, मेडिसिनल पर्पज है इसका, औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है इस टाइप के सल्फर का। नेक्स्ट सल्फर है कोलाइडल। अच्छा, ये भी अक्रिस्टलीय रूप है ना। अब है कोलाइडल सल्फर, ये भी अक्रिस्टलीय रूप है। कोलाइडल सल्फर HNO3 में सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन सल्फाइड को घोलो तो सल्फर अलग हो जाएगा और NO2 और H2O अलग हो जाएगा, इसमें ये घुला रहेगा, तो इसी सल्फर को क्या बोलेंगे, कोलाइडल सल्फर। कोलाइडी विलयन के जैसा विलयन बनाएगा, वहां पे एकदम पूरा मिक्स नहीं रहेगा, कोलाइडल जैसा रहेगा। या फिर Na2H2O3 लो, HCl में घोलो, तो जो सल्फर घुला हुआ रहेगा वो कोलाइडी अवस्था में वहां पे रहेगा, तो उसको कोलाइडल सल्फर कहेंगे। तो दो प्रकार के एलोट्रॉप्स हम लोग पढ़े, एक क्रिस्टलाइन अपर रूप और एक एमॉर्फस अपर रूप। यहाँ पे क्रिस्टलीय अपर रूप बोल सकते हो और ये अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय वाले दो थे, एक अल्फा सल्फर जिसको हम लोग और क्या नाम दिए थे, रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर और रोम्बिक सल्फर। दूसरा है बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय रूप में कौन से हैं, गामा सल्फर जिसको प्लास्टिक सल्फर भी कहे थे, मिल्क ऑफ सल्फर और कोलाइडल सल्फर। ये तीनों अक्रिस्टलीय रूप हैं और ये दोनों क्रिस्टलीय रूप हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कैसे रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक से लिक्विड सल्फर और लिक्विड सल्फर से सल्फर का वाष्प बनता है। गर्म करते जाओ, 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोम्बिक वाला गर्म होगा तो मोनोक्लिनिक, अल्फा को गर्म करेंगे बीटा, फिर मोनोक्लिनिक को और गर्म करेंगे तो वो लिक्विड सल्फर में बदल जाएगा 114 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। लिक्विड सल्फर को और 44 डिग्री तक गर्म करेंगे, 444 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो वाष्प सल्फर में बदल जाएगा। वाष्प में क्या क्या रहेगा, ये वाष्प है ना, ये द्रव सल्फर है। वाष्प में क्या क्या रहेगा, S8 के रूप में रहेगा, S4 के रूप में रहेगा, S2 के रूप में रहेगा, या फिर सिंगल सल्फर भी रह सकता है वाष्प में। ठीक है, इसको लिक्विड वाले सल्फर को अगर जल्दी जल्दी ठंडा करेंगे तो वो प्लास्टिक सल्फर में बदल जाएगा। पानी में डाल के ठंडा करना है, प्लास्टिक सल्फर में बदल जाएगा। और प्लास्टिक सल्फर को बहुत टाइम तक स्टेबल रख देंगे तो वो रोम्बिक सल्फर में बदल जाएगा। सल्फर के यौगिक देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। सल्फर के बारे में जान गए, अब सल्फर से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक पढ़ना है आप लोग को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4, इन सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड देखते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, तो सल्फर लेंगे हम लोग, नॉर्मल सल्फर, उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाएगा। अगर आपको इंडस्ट्री में देखना है कैसे बनता है, तो इंडस्ट्री में आयरन पायराइट लेते हैं, अयस्क है ये आयरन का, फेरस सल्फाइड भी बोल सकते हो, आयरन पायराइट, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड कराएंगे तो ये Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड। ये आप लोग कहाँ पे देखे भी हो, कहाँ बनता है ये, आयरन का जो अयस्क निष्कर्षण होता है उसमें ये रिएक्शन आप लोग देखे भी होंगे कि फेरस सल्फाइड कैसे Fe2O3 में बदलता है और सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे गैस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर का, जब निष्कर्षण करते हैं ना, जो कॉपर मैट बनता है, उसमें कॉपर मैट में Cu2S और Fe2, ये दोनों चीजें रहती हैं कॉपर मैट में। फिर ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और फेरिक ऑक्साइड फिर सिलिका से क्रिया करता है SiO2 से और फेरस सिलिकेट में बदल जाता है धातुमल के रूप में, और SO2 अलग हो जाता है।
नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध होती है, दम घोटने वाली गैस है ये। ऐसे पूछता है कई बार, मछली की गंध जैसी गैस कौन सी है, तो बताना पड़ता है मछली की गंध जैसी गैस ओजोन है। सड़े दम घोटने वाली गैस कौन है, तो दम घोटने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। और क्या प्रॉपर्टी है देखो भाई इसमें, ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवीभूत हो जाती है, आसानी से द्रवीभूत होने वाली गैस है। थोड़ा सा दाब लगाओगे, थोड़ा सा ठंडा करोगे तो ये द्रव में बदल जाता है। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किए -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये कैसा हो जाएगा, द्रवीभूत हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। वायु से कैसा होता है, भारी होता है। नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या क्या है, तो ना तो ये खुद जलती है और ना तो जलने में सहायक है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ये जलने में सहायक नहीं है। मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे तो इसका ऑक्सीकरण कर देगी। ऑक्सीकरण करने का ये काम करती है, अच्छा ऑक्सीकारक होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम सल्फाइड भी बन जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे +2 और यहाँ पे भी +2, तो 0 से +2 में गया मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया। पोटेशियम के साथ क्रिया कराए, पोटेशियम सल्फाइड बना दिया। नेक्स्ट है अम्लीय गुण, ये अम्लीय है कि क्षारीय सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो अभी आप लोग थोड़ा देर पहले देखे थे ऑक्साइड वाले में कि ये अम्लीय ऑक्साइड होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्लीय होता है, देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, H2O से क्रिया कराओगे H2SO3 बना लेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने कुछ गलत बता दिया है क्या, एक बार देख लेते हैं। SO3 से क्रिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ना, ये गलत हो गया था, मुझे SO2 ही समझ लगा था कि है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। SO2 क्या बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल। क्लोरीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है, ये योगात्मक अभिक्रिया है, सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको जो बनता है। ये एक रिएजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होता है बहुत ज्यादा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके सल्फोनिल क्लोराइड बनाता है, सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये देखो, मैंने यहाँ बोला कि ऑक्सीकारक है और ये साथ ही साथ अच्छा अपचायक भी है। जैसे अभी आप लोगों ने ओजोन के बारे में पढ़ा था कि वो ऑक्सीकारक भी है और अच्छा अपचायक भी है, वैसे ही सेम इसके बारे में भी है कि ये ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है। तो देखो यहाँ पे H2O से क्रिया करके ये H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है और फिर ये सल्फ्यूरस अम्ल वाटर से क्रिया करके यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा, H2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन बाहर। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन हो गया, अपचयन। अब ये जो 2 हाइड्रोजन निकला है, ये 2 हाइड्रोजन दूसरे पदार्थ का अपचयन करेगा, किसी और पदार्थ में जब ये जुड़ेगा, ऐड करेंगे तो उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, अपचयन। क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो अपचयन कहलाता है ना। तो हाइड्रोजन देखो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, HCl बनाएगा। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, H2O बनाएगा। फिर हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट ना, पोटेशियम पर मैग्नेट से, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं H2O। यहाँ पे रिएक्शन छूट गया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये होना चाहिए 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 विल गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस ये 3H2SO4 है तो 5 ऑक्सीजन, अम्लीय माध्यम में नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए SO2 प्लस H2O विल गिव्स H2SO4 प्लस, यहाँ पे 2 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। अच्छा इसको 5 कर देती है, 5 10 5 और ये भी 10। ठीक है, अब ये 10 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, हाँ ये पूरा रिएक्शन एक साथ है तब जाके ये वाला रिएक्शन बनेगा। अब इन तीनों को जोड़ दो तो देखो 2 KMnO4, यहाँ पे एक एक ही लेना चाहिए था 2 की जगह, 2 ही कर देते हैं, चलो इसको 2, ये 2 लिए हैं इसलिए 2 है ना। 2 KMnO4 प्लस H2SO4, देखो यहाँ भी बन रहा है H2SO4, यहाँ भी बन रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना। थोड़ा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप लोग बुक से देख के एक बार बैलेंस कर लेना इसको। फिर ये है सल्फर डाइऑक्साइड, तो 5 सल्फर डाइऑक्साइड, ये 5 सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है सल्फर, ठीक है वही है। फिर 2H2O, यहाँ पे H2O, ये H2O भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी बना है यहाँ पे भी बना है, तो कुछ संख्या में कटेगा और कुछ बचेगा। एक बार रिएक्शन आप लोग किताब से बैलेंस कर लेंगे ना। ये हाइड्रोजन यहाँ भी लिया है मैंने, यहाँ भी लिया है, तो ये हाइड्रोजन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये ऑक्सीजन यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी निकला है तो ये ऑक्सीजन भी कैंसिल हो जाएगा।
बचेगा क्या, K2SO4, MnSO4, H2SO4 कुछ कैंसिल हुआ था 3 और 5, तो 2 बचा हुआ है, तो 2 H2SO4। तो ये रिएक्शन है। अब इसमें क्या हुआ देखो, पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो रिएक्शन था उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, उस ऑक्सीजन को ये वाला जो रिएक्शन था इसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन ने यूज कर लिया। तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो गया, उसमें से जो ऑक्सीजन निकल रहा है उससे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हो गया, और H2O बन गया, तो उसका हो गया अपचयन। तो पोटेशियम परमैंगनेट का भी अपचयन कर देता है। ऐसे ही K2Cr2O7 का भी अपचयन कर देगा। ऐसे ही रिएक्शन है, आप लोग बुक से एक बार चेक करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आयोडेट का, पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट का भी ये क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। यहाँ पे देखो आयोडीन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में है, और +5 से यहाँ पे I2 में बदल गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे भी अपचयन कर रहा है। तो ये था अपचायक गुण। अभी मैंने पहले बताया था कि ऑक्सीकारक गुण भी शो करता है और अपचायक गुण भी शो करता है। तो ऑक्सीकारक गुण हमने देख लिया, अब अपचायक गुण हम लोग देख लिए। एक बार ऑक्सीकारक गुण को हमने थोड़ा सा देखा था, अपचायक गुण अच्छे से देख लिया, अब ऑक्सीकारक गुण को देखते हैं। देखो H2S SO2 का अपचय के साथ ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, H2O बनेगा और सल्फर क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक, नेक्स्ट मैग्नीशियम, अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आयरन ऑक्साइड बनेगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का कर दो ऑक्सीकरण, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकरण करा देंगे तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखो टिन में है +2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -2, तो इस पे +2, तो ये +2 में है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में HCl से क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा और ये SnCl4 बन जाएगा। अब 4 क्लोरीन हो गए, 1 क्लोरीन पे -1 तो 4 क्लोरीन पे -4, तो इस पे कितना आएगा, +4। तो यहां से यहां +2 से +4, +2 से +4, तो क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम देखो कितने पे है, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। देखो 2 ऑक्सीजन था, अब कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो ये क्या हो गया, इसका भी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, तो इसकी भी 2 अनुनादी संरचना है, सेम ओजोन वाले की जैसी इसकी संरचना है। एक साथ अगर पूरी संरचना को हम लोग लिखे तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से दर्शाए है ना, डबल बॉन्ड को, दोनों में कभी इसमें डबल बॉन्ड कभी इसमें डबल बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड को दर्शाया गया है। ऐसे क्लियर है कि कभी इसमें कभी इसमें। यहाँ पे बंद कोण जो है वो कितने का है, 109.5 का। ओजोन वाले में 116.8 डिग्री था, यहाँ पे 109.5 डिग्री है। ठीक, नेक्स्ट सल्फर का जो यौगिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल।